जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 5th है। और नेक्स्ट है कि भाई जीएसटी कहाँ एप्लीकेबल है इंडिया के अंदर। तो जीएसटी कहाँ एप्लीकेबल है इंडिया के अंदर। तो अगर इंडिया के अंदर कोई सप्लाई होएगी गुड्स की या सर्विसेज की, तो अगर इंडिया के अंदर कोई सप्लाई होएगी गुड्स या सर्विस की, तो इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। अब इंडिया क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विस की उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो इंडिया का मतलब क्या है, तो इंडिया की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में क्लोज 56 में। तो इंडिया की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 क्लोज 56 में। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई आर्टिकल नंबर 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया बताई गई है वो सब तो इंडिया है ही। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इस आर्टिकल नंबर 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इसमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया बताई गई है वो तो सब टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगी। इसके अलावा जो टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर, तो जो टेरिटोरियल वाटर होता है ये भी इंडिया में आएगा। अब टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, जो लैंड मास है, लैंड मास से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी पानी है लैंड मास से, इंडिया का जो लैंड मास है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी पानी है वो सारा पानी टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। तो ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है, जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं ऐसे पानी के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो बेस लाइन से यानी कि लैंड मास ऑफ इंडिया से 12 नॉटिकल माइल तक जो पानी है वो पानी टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, और वो टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया कहलाएगा। यानी इस टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी अगर कोई सप्लाई होती है गुड्स या सर्विस की तो वो उस पर जीएसटी लगेगा। प्लस में सी बेड एंड सब सोइल अंडर सच वाटर, तो इस टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो भी सोइल है, इस टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो भी चीज़ है, यानी जो पाताल है, पाताल जो है इस टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो पाताल है वहाँ तक का जो भी है, यानी उस मतलब इस पानी के नीचे जो भी मिट्टी है, जो भी चीज़ है वो सब भी इंडिया कहलाएगा, वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आता है। प्लस जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक आता है, तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इंडिया का पार्ट है, इसमें भी कोई सप्लाई होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। प्लस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये भी इंडिया का पार्ट है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। तो ये सारा बेस लाइन से है, तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी पानी है वो सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये भी सब इंडिया का पार्ट है। इस पानी में भी, EEZ में भी जो वाटर है ये भी इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे भी कोई सप्लाई होगी तो उस पर जीएसटी लगेगी। प्लस एनी अदर सी जोन, एनी अदर मैरीटाइम जोन अंडर मैरीटाइम जोन एक्ट, मैरीटाइम
जोन एक्ट 1971। तो जो भी मैरीटाइम जोन एक्ट है 1971 का, तो मैरीटाइम जोन एक्ट 1971 के तहत जो भी और कोई सी जोन है, मैरीटाइम जोन है, वो भी इंडिया का पार्ट कहलाएगी। प्लस एयर स्पेस अबव टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल वाटर। अब इंडिया की जो टेरिटरी है, जो लैंड मास है, और जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है, हवा है, वो भी इंडिया पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? अब मान लो सपोज करो कोई ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, कोई इंडिया की जो टेरिटरी है या टेरिटोरियल वाटर है उसके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट में जो फूड सप्लाई हो रहा है, मान लो फूड सप्लाई हो रहा है किसी पैसेंजर को, तो ये जो फूड सप्लाई हुआ, ये सप्लाई पे भी जीएसटी लगेगा। या मान लो टेरिटोरियल वाटर से कोई शिप जा रही है और इस शिप पे कोई म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होती है, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी और इस पे भी जीएसटी लगेगा। परफॉर्मेंस, तो ये सब इंडिया है। तो इंडिया में क्या आएगा? इंडिया की धरती, इंडिया का टेरिटरी जो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, प्लस इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वो, इंडिया का कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और जो और कोई भी अगर सी जोन है मैरीटाइम जोन एक्ट के अकॉर्डिंग वो, और प्लस में जो टेरिटरी है इंडिया की और जो टेरिटोरियल वाटर है इंडिया का उसके ऊपर का एयर स्पेस, ये सब इंडिया की डेफिनेशन में आएगा। नाउ नेक्स्ट है पर्सन की डेफिनेशन क्या है। पर्सन की डेफिनेशन क्या है? देखो, पहले हमें देखना है कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पर्सन और टैक्सेबल पर्सन में डिफरेंस क्या है? तो टैक्सेबल पर्सन तो वो होता है हु इज़ लायबल टू जीएसटी, यानी जिसको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है। तो टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जिसको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है। और पर्सन कौन है? जिसके ऊपर जीएसटी का कानून एप्लीकेबल है। तो अब हो सकता है किसी पर्सन के ऊपर जीएसटी का कानून एप्लीकेबल है, लेकिन वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन तभी कहलाएगा जब वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। ठीक है, तो पहले पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 84 में दे रखी है। पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 84 में दे रखी है। अब पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा वो देखो। पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, HUF आएगी, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगी, फर्म आएगी, पार्टनरशिप फर्म, LLP आएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और कॉरपोरेशन फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे LIC है, तो एक एक्ट है और उस एक्ट के अंदर एक बॉडी कॉर्पोरेट बनी है, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि LIC, एक LIC एक्ट बना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत LIC की स्थापना हुई। ठीक है, और कौन पर्सन है? इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी पर्सन है। लोकल अथॉरिटी, ये भी पर्सन है। और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी,
रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हो। और नॉर्मल जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो भी पर्सन है। कोई ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट भी पर्सन है। और कोई कॉरपोरेशन, कोई बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, तो कोई बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया, तो कोई बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडियन लॉज, तो किसी बाहर के लॉ के कानून के अकॉर्डिंग कोई बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी पर्सन है। प्लस एवरी अदर जुरिडिकल पर्सन, और बाकी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कानून की नज़रों में इन द आइज ऑफ लॉ जो पर्सन है। तो कोई भी एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो कोई भी जुरिडिकल पर्सन जो ऊपर जितनी बात करी है उसमें जो फॉल नहीं हुआ है, तो कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर जो भी बात हुई है उनमें फॉल नहीं करा है, लेकिन कानून की नज़रों में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी ऊपर कहीं भी फॉल नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मानी जाती है इन द आइज ऑफ लॉ, तो वो भी पर्सन है। तो ये सब पर्सन है, इनके ऊपर जीएसटी का कानून लगेगा। नाउ टैक्सेबल पर्सन कौन हुए? टैक्सेबल पर्सन, तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 107 है। ये सारे CGST एक्ट के सेक्शन है, सेंट्रल GST एक्ट के सेक्शंस हैं ये। तो टैक्सेबल पर्सन कौन है? जो कि रजिस्टर्ड है, हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, तो जिसने अपने आप को GST में रजिस्टर्ड करा लिया है सेक्शन 22 के तहत या सेक्शन 24 के तहत, या जिसने अपने आप को अभी रजिस्टर्ड तो नहीं कराया बट ही इज़ लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। तो जो सेक्शन 22 या 24 में रजिस्टर्ड है, या हु इज़ लायबल यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है, या तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है या रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है, तो लेकिन ही इज़ लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, तो वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। क्लियर है? अब सेक्शन 22 में किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? तो सेक्शन 22 में टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यानी अगर आपकी जो टर्नओवर है साल की, फाइनेंशियल ईयर की, तो अगर आपकी एनुअल टर्नओवर, साल की जो एनुअल टर्नओवर है, अगर वो एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो फिर आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टर्नओवर की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है जो टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन 24 में किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? तो यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है यहाँ पे कुछ लोगों को, चाहे उनकी टर्नओवर कुछ भी हो। तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, तो यहाँ पे सेक्शन 24 में कुछ लोगों का नाम बताया गया है जहाँ पे टर्नओवर नहीं देखनी, बस कुछ लोगों का नाम मेंशन है, उनको कंपलसरी GST में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, तो वो सेक्शन 24 में बताया गया है। क्लियर है? तो जिसने अपने आप को सेक्शन 22 या 24 के तहत रजिस्टर्ड कर लिया है, या हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। क्लियर है? अब ये सेक्शन 24 का एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो सपोज करो कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मान लो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ECO
ये लोग हैं, कुछ और लोगों के नाम भी हैं, आगे सेक्शन 24 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डिटेल में। तो ये कुछ लोग हैं जिनको सेक्शन 24 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे इनकी टर्नओवर कुछ भी हो। ईसीओ कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ये ईसीओ क्या करता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है और सेलर और बायर को मिलाता है, सेलर एंड बायर को मिलाता है और अपना कमीशन चार्ज करता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब ईसीयू हैं। क्लियर है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है? मान लो गुजरात में कोई डीलर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, गुजरात में कोई डीलर है। क्लियर है? तो नॉर्मली तो वो अपना माल गुजरात से बेचता है, लेकिन मान लो सपोज करो कि महाराष्ट्र में कहीं पर कोई एग्जीबिशन हो रहा है। अब ये क्या करता है? यहाँ जाके 2 दिन, यहाँ पे जो एग्जीबिशन चल रहा है इसमें 2 दिन ये हिस्सा लेता है और यहाँ पे ये इस एग्जीबिशन में अपना 2 दिन माल सेल करेगा। तो अब ये क्योंकि महाराष्ट्र में अब 2 दिन जाके अपना माल सेल करेगा, तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया। क्लियर है? ये कौन हो गया यहाँ पे? जो महाराष्ट्र में जाके अब 2 दिन के लिए सेल करेगा, ये कौन हो गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया। अब ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो इसको महाराष्ट्र में क्या लेना पड़ेगा? महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सेक्शन 24 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है कि भाई देखो, हमने क्या कहा कि सेक्शन 22 ने बताया है कि आपको टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन लेना है। यानी अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर गई, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर गई, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अब एग्रीगेट टर्नओवर का यूज़ बहुत जगह आएगा, तो एक बार एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलते हैं? तो सेक्शन 2 क्लोज 6 में एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब बता रखा है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा? देखो, मान लो सपोज करो मिस्टर ए है, उनको ये पता लग गया कि अगर इनकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर गई, तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है? अब जब ये अपनी एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे कि भाई मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ लेनी है, ये चेक करने के लिए कि भाई मेरी स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस हुई कि नहीं हुई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। तो एक तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं ये, तो एक तो ये जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं वो सब लेंगे। यानी ये जितने भी ऐसे गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं जिन पे जीएसटी लगता है, उन सबको तो ये लेंगे। ठीक है? लेकिन इन्होंने अगर कोई परचेज करी है, जिसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, अगर इन्होंने कोई परचेज करी है जिस पे इनको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो वो जो इनवर्ड सप्लाई है उसको काउंट नहीं करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बार देख लेते हैं कि क्या है। देखो, नॉर्मल क्या होता है जीएसटी के अंदर कि मान लो कोई सप्लायर है एस, ये आगे किसी मिस्टर ए को सप्लाई कर रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है वो इस एस के ऊपर, सप्लायर के ऊपर रखी गई है। यानी सप्लायर जो है वो ये जो आगे रिसिपिएंट है, इससे बिल में जीएसटी चार्ज कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो ये सप्लायर की ड्यूटी है कि वो आगे मिस्टर ए से
बिल के साथ जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराए। तो लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर होती है जीएसटी पे करने की, ठीक है। तो इस सप्लायर की लायबिलिटी होती है जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराने की। बट कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि मान लो सप्लायर आगे मिस्टर ए को कोई सप्लाई कर रहा है, तो कई केसेस में गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो सप्लाई कर रहा है उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। गवर्नमेंट जो रिसिपिएंट है इसके ऊपर ड्यूटी लगा देती है कि भाई इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी आपको पे करना है। नॉर्मली क्या है कि सप्लायर इसको जब सप्लाई करेगा ए को, तो सप्लायर इससे जीएसटी लेकर गवर्नमेंट को जमा करा देगा। लेकिन कई केसेस में गवर्नमेंट सप्लायर को कुछ नहीं बोलती, गवर्नमेंट बोलती है कि जो रिसिपिएंट है मिस्टर ए, इसको बोलती है कि तुम सप्लायर को जीएसटी पे ना करके सीधा गवर्नमेंट को जमा करा दो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो सप्लायर होता है वो आगे जो भी कस्टमर है जिसको वो सेल कर रहा है उससे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को जमा करा देता है। ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन कई केसेस में ये जो मिस्टर ए हैं जो परचेज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसको बोलेगी कि तुम सीधा जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा दो, तो इसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज। तो बस यहाँ पे यही कह रहा है कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे अपना, तो उसमें टैक्सेबल सप्लाई जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हो, जो टैक्सेबल सप्लाई है वो तो आपने लेनी है, ठीक है। यानी जो भी आप सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है वो सब तो लेनी है सप्लाई। लेकिन उसमें कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई नहीं लेनी, मतलब जो आपने परचेज़ करा और जिसका जीएसटी आपने खुद पे करा हो गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे, वो नहीं लेनी, क्योंकि वो परचेज़ है। आपको परचेज़ लेनी नहीं, चाहे आपने उस परचेज़ पर रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करा तो भी वो परचेज़ आपने नहीं लेनी, आपने सिर्फ सेल लेनी है। तो टैक्सेबल सप्लाई लेनी है आपने, ठीक है। और क्या लेना है टैक्सेबल सप्लाई के अलावा, तो एक मिनट इसको रब कर देता हूँ। और टैक्सेबल सप्लाई के अलावा और क्या लेना है, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। अगर आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसको भी आपने लेना है। अब आपको मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई पिछले लेक्चर में समझाया था कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब जब लास्ट लेक्चर में मैं समझा रहा था तो मैंने कहा था कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का यूज़ बहुत जगह आएगा, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई को अच्छे से समझ लो। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आ रहा था, तो एक तो जिस पे नील रेट लगता है जीएसटी का, यानी 0% रेट लगता है। एक तो वो सप्लाई, यानी आप अगर ऐसी कोई सप्लाई कर रहे हो जिस पे नील रेट लगता है जीएसटी का, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आता है। या कोई भी ऐसी सप्लाई जिसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि फ़िलहाल इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जो निकालती है वो सेक्शन 11 जो सीजीएसटी एक्ट का है, या जो सेक्शन 6 है आईजीएसटी एक्ट का, उस पावर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है कि भाई ये वाली सप्लाई को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर कोई सप्लाई है जिसके लिए नोटिफिकेशन ला रखा है गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 या सेक्शन 6 की पावर का यूज़ करके, तो वो सप्लाई जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा क्योंकि नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा। जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लेगी तो इस सप्लाई के ऊपर अगेन जीएसटी लगने लग जाएगा। तो फिलहाल ऐसी सप्लाई जिसके लिए नोटिफिकेशन आ रखा है और उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है जीएसटी से, वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा। तो नील रेट जिस पे लग रहा है वो भी आएगा, जिस सप्लाई के लिए नोटिफिकेशन लाके उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है जीएसटी से, वो भी आएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में। और क्या आएगा, और एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, यानी जिसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं रहा है, उसको एग्जेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है, वो सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी है, जैसे आप अल्कोहलिक लिक्वर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये सेल कर रहे हो, तो इसके ऊपर ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। प्लस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, प्लस में एटीएफ।
एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लीकर, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। तो आप अगर इनमें से कोई भी सप्लाई कर रहे हो जो एग्जम्प्ट सप्लाई में आती है, अगर आप इनमें से कोई सप्लाई कर रहे हो जो एग्जम्प्ट सप्लाई में आती है, तो उसको भी आपने एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त ऐड करना है। ठीक है, तो जो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है वो तो आपने लेनी है। अगर आप किसी तरह की एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो तो उसको भी आपने जोड़ना है एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए। और तीसरा, अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप कोई एक्सपोर्ट सेल कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो उसको भी आपने इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए। क्लियर? तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट सप्लाई, इन तीनों को मिलाकर आपने एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है। अब ये जो तीनों सप्लाई जो आपने लेनी है, ये तीनों सप्लाई आपने लेनी है ऑन सेम पैन नंबर, सेम पैन नंबर। ठीक है, तो सेम पैन पर आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई हो रही है और उसी पैन पे जो आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो और उसी पैन पे आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये सब आपने टोटल मिलाकर लेनी है एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए। क्लियर है? अब जब आप सेल करते हो, मान लो आप टैक्सेबल सप्लाई ले रहे हो, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई जो ले रहे हो आप, ठीक है, तो ये टैक्सेबल सप्लाई जो आपने की होगी, मान लो आपने टैक्सेबल सप्लाई करी 100 रुपये की, उस पर आपने जीएसटी चार्ज किया 18। तो आपने जब टैक्सेबल सप्लाई लेनी है एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त, जब ये टैक्सेबल सप्लाई काउंट करनी है, तो आप सिर्फ जो वैल्यू है सेल की ये लोगे या जीएसटी जो आपने चार्ज किया बिल में ये भी लोगे? तो आपने कोई जीएसटी चार्ज किया है तो ये चीज़ को नहीं इंक्लूड करना, ओनली जितने की सेल करी आपने सिर्फ ये वैल्यू लेनी है टर्नओवर निकालते वक्त। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लेना है? सेम पैन नंबर पे जो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जो एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो और जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये सबको मिलाकर आपको टोटल टर्नओवर देखनी है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर गई तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, जो आगे हम जाके देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 6 में, वो क्या कहती है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? टैक्सेबल सप्लाई आएगी, एग्जम्प्ट सप्लाई आएगी और एक्सपोर्ट आएगा, ये तीनों चीज़ें आएंगी। अच्छा सॉरी, एक चीज़ रह गई साथ में, अगर आप कोई इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, आप कोई इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, अगर आप कोई इंटर स्टेट सेल कर रहे हो तो ये भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर में लेनी है। क्लियर है? इंटर स्टेट सप्लाई आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है, नहीं है, डजेंट मैटर, जितनी भी आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो इसको भी आपने काउंट करना है एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए। तो एग्रीगेट टर्नओवर में 4 एलिमेंट हैं। एक तो आप जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वो, एक जो एग्जम्प्ट सप्लाई है वो, एक जो एक्सपोर्ट सेल है वो, और एक जो इंटर स्टेट सेल आप कर रहे हो वो। सारी चीज़ आपको लेनी है। तो ये अगर आप ये जो इंटरस्टेट सेल कर रहे हो, ये जो आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हो, ये भी आपको लेना है, और आपको एक्सपोर्ट सेल भी लेना है, और आपको एग्जम्प्ट सप्लाई भी लेना है, और ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगता है वो भी आप सप्लाई कर रहे हो तो आपने लेना है। तो ये सब एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। तो अगर आपको, तो एक बार दोबारा से देख लो, एक बार और बता देता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा। एक तो आप जो ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो टैक्सेबल सप्लाई है, यानी जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, इस तरह की कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो आप, यानी ऐसा कोई आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर मार्केट में जीएसटी लग रहा है, एक तो वो ले लेनी है। एक आपने क्या ले लेनी है, ये अपनी जितनी भी इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई वो ले लेनी है। क्लियर है?
एक आपने जो भी आपकी एक्सपोर्ट है वो सब ले लेनी है, और एक आपने जितनी भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो वो सब ले लेनी है। ये सब मिलाकर कहलाएगी एग्रीगेट टर्नओवर। ये सब मिलाकर क्या कहलाएगी? एग्रीगेट टर्नओवर, सेक्शन 2 क्लोज 6 ऑफ CGST एक्ट। अब जब आप इंटरस्टेट सप्लाई लोगे तो आपने ये देखना ही नहीं कि वो टैक्सेबल है कि नहीं है, वो देखना ही नहीं आपने। इंटरस्टेट सप्लाई है जितनी भी ले लो, विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है तो वो जो टैक्सेबल सप्लाई है वो ले लो, एक्सपोर्ट जितनी भी है वो ले लो, और एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आप कर रहे हो जितनी भी वो सब ले लो। क्लियर है? तो ये एग्रीगेट टर्नओवर होगी। तो ये था आपका जीएसटी का क्लास नंबर 5, जीएसटी का क्लास नंबर 5।